बताओ राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताओ तुम। निरंकुश शासन, हाँ, और चलो बैठो, ठीक है, मिला जुला कर तुम बताओ ऋचा। राष्ट्रवाद याद है, बाकी उसका पॉइंट बोले तो याद नहीं होता, तो हम घुसा दिए थे, होता तो आपको बिना याद कर लिए हम घुसा दिए थे, तो हम घुसा ही देंगे। चलिए कोई दिक्कत है, उसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक उसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या, यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले। अभी हम लोग कौन सा शताब्दी में है? 19 की 20 की 21, ठीक है, 21 में आ गए हैं। 2102 चल रहा है, 2025 चल रहा है कि 2125 चल रहा है? 2025 चल रहा है, 20वीं शताब्दी ना जी, 21वीं शताब्दी। 2100 में आ गए, 2000 में आ गए कि 2100 में आ गए? 2000 के अंदर में ना है, 2100 में आ गए, 2100 में ना आ गए। 21वीं 22वीं शताब्दी 2200 में चल जाएंगे। 19 में आए थे तो 1901, 1902, 1903, 1904। यूरोपीय साम्राज्य की संरचना कैसे था? तो बोल रहा है क्या, यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था, यानी कि यूरोप का जो साम्राज्य था दो भागों में बांटा गया था। जैसे कि आजकल जो है हमारा समाज दो वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में है। एक होता है उच्च वर्ग, दूसरा होता है निम्न वर्ग, और तीसरा होता है मध्यम वर्ग, ठीक है। आजकल तो मध्यम वर्गों को भी क्या कहते हैं, दो भागों में बांटा गया है, अपर हायर क्लास, मिडिल हायर क्लास और मिडिल लोअर क्लास, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यूरोप के समाज में 19वीं शताब्दी से पहले उसके समाज को दो भागों में बांटा गया था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो था कुलीन वर्ग था, मतलब राजा महाराजा, जैसे कि क्या कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, इस टाइप से कुछ लोग थे, जो मतलब कि जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, तो उसे उच्च वर्ग के अंदर रखा गया। और निम्न वर्ग जो मजदूर वर्ग था, जो क्या खेती करता था, क्या किसानी करता था, किसी के यहाँ मजदूरी करता था, तो उसे निम्न वर्ग में रखा। कुलीन मतलब अच्छे कुल वाला, और कृषक मतलब क्या कहते हैं, खेती बाड़ी करने वाला, मजदूर करने वाला। तो यूरोप में 19वीं शताब्दी से पहले समाज को दो वर्गों में बांटा गया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को हम लोग कुलीन वर्ग भी कहते थे, और निम्न वर्ग को क्या कहते थे, कृषक वर्ग कहते थे। आगे चल के आते हैं, उच्च वर्ग कुलीन वर्ग क्या था? तो बोला गया इसमें जो था जनसंख्या कम थी, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, जमींदार यानी ढेर सारे खेत के मालिक, और सभी अधिकार दिए जाते थे। सिंपल, हमने पहले ही बताया, उच्च वर्ग मतलब राजा, पैसा वाला समृद्ध आदमी। तो पैसा वाला, आज के समय में पैसा वाला कम और गरीब की संख्या ज़्यादा है। अगर एक गांव में क्या कहते हैं सर्वे किया जाए तो पैसा वाला 2, 4, 10 घर होता है, बाकी सब तो गरीबे रहता है, ठीक है। तो उस समय भी यूरोप के साम्राज्य में भी क्या कहता था, पैसे वाले की जनसंख्या कम थी। ऐसे भी तुम देखो, एक गरीब घर पे देखो तो उसका बाल बच्चा 6 गो 7 गो 8 गो बाल बच्चा है, 5 गो 6 गो बाल बच्चा है। लेकिन गरीब घर में जाओ तो देखो ना, अमीर घर में जाओ तो देखना एक लौता बाल बच्चा रखता है, एगो, हम दो हमारे दो। अब तो सिस्टम आ गया, हम दो हमारे एक, दो के चक्कर में नहीं, दो में भी कभी तो खर्चा, बड़ा दिमाग से चलता है वो लोग, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जो अशिक्षित वर्ग है, जो क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी करने वाला होता है, नहीं उसकी हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो सोचता नहीं है जितने बाल बच्चा होगा उतने ताकत हो, जितना लाठी उतना बढ़िया मजबूती। लेकिन उस लाठी को पैदा, सिर्फ बच्चा को पैदा कर दिया, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचेगा। पैदा करने के साथ उसको पढ़ाना लिखाना, हर तरह की सुविधाएं देना, ये भी तो माई बाप का जिम्मेवारी होता है। तो वो ढेर मानी बच्चा पैदा कर लिया, वो उसका हिसाब किताब नहीं चल रहा है सही से। तो ये शिक्षित वर्ग जो था, एक कुलीन वर्ग जो था, वो क्या कहते इस बारे में सोचता था, और जनसंख्या वो कम से कम बढ़ाता था। नहीं तो जिसका 100 बीघा था और 2, 4 गो 6 गो, अगर मान लेते 10 गो बाल बच्चा करेगा, 10 बीघा में बदल जाएगा, फिर 10 गो कर देगा तो 1 बीघा में बदल जाएगा। लेकिन 100 बीघा वाला एगो बाल बच्चा पैदा किया, और फिर एगो, तो 100 बीघा 100 बीघा 100 बीघा रह गया, बटा नहीं बटा, और आपस में झगड़ा भी नहीं हुआ। तो ये सब भी सोचता था। तो बोला गया है कुलीन वर्ग का पहला पहचान था कि उसकी जनसंख्या कम थी, दूसरा उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था, मतलब कि उसका वर्चस्व मतलब हर चीज़ पर उसका अधिकार होता था, वो मतलब जो चाहा वो करने वाला था। मतलब अगर पहले के ज़माना में क्या होता था, मंदिर होता था, अभी भी मंदिर होता है, लेकिन आज के मंदिर में क्या कहते हैं,
सभी वर्ग के लोग जाके पूजा करते हैं। लेकिन एक ज़माने था जहाँ पर क्या कहते हैं मध्यम वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग, या फॉर एग्जांपल अगर कास्टिज्म की बात बिहार में की जाए तो क्या कहते हैं, हम किसी कास्ट पे नहीं जाते हैं, लेकिन फॉर समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपका चमार, मुसर, पासवान, ये सब को क्या कहते हैं मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। तो तुम्हारा मंदिर है, तुमसे मंदिर छुआ जाएगा, ऐसा होता था। ब्राह्मणे को पूछ करेगा, ब्राह्मणे का क्या होगा, जमाना होगा, मतलब वही सब सबसे शुद्ध है, बाकी सब अछूत है, छुआछूत माना जाता था, उसका छुआ खाएंगे नहीं, ऐसा चलता था हमारे समाज में। लेकिन धीरे 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 समाज बढ़ा, शिक्षा हुआ, और शिक्षित होते होते ये सब सारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। बदलाव अभी भी कुछ हद तक है, लेकिन धीरे 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 बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि उच्च वर्ग का वर्चस्व का जमाना था कि वो गांव का और समाज का मालिक बन बैठा, जो कहा वही होगा, बाकी गरीब लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, जो कि आज भी होता है कुछ हद तक। फिर बोला गया जमींदार यानी ढेर सारे खेत वाला, मतलब उच्च वर्ग में जो जमींदार होते थे। अब गांव में जो राजा होगा कौन, जिसके पास ढेर खेत होगा, ओकरे में आपको कोई कोई कहेगा कि 2 बीघा हमरा दे द मालिक, 2 बीघा हमरा दे द मालिक, का सब जोतता था, और उसके बदले उसको जमीन क्या कहते कुछ पैसा या अनाज ला के देता था, पट्टा मन्नी जैसे कहो। तो उस तो बोला जमींदार भी उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे, सभी अधिकार दिए जाते थे, और जो उच्च वर्ग था उसे हर चीज़ करने का आज़ादी है, हर जगह घूमने का आज़ादी, उसको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं था। आज भी कुछ हद तक हमारे समाज में ऐसा है जहाँ पे क्या है कि पैसा वाला आदमी के गलतियों कर रहा है तो सब सही है, और गरीबा गलतियों कर रहा है तो क्या कहते हैं उसको सहियों कर रहा है तो ओकरों में भी गलती ढूंढ लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि अगर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं उधर चला जाए तो ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहते हैं ऐसे कई सारे खिलाड़ी, सुनील शेट्टी की बेटी का क्या नाम है जी, नाम जो भी रहे, कोई सेठिए होगी, नाम तो कोई अलनवा फलनवा सेठिए होगा, और उधर क्या कहते हैं कौन सा है, केएल राहुल, शादी हो गया। क्या उससे कोई पूछे वाला है कि बउआ तोर बाबू तोर जात कौन हवा, तोहर जात कौन हवा, कोई पूछे वाला है, अमीर है। क्या कहते हैं किसी हीरो हीरोइन से, कोई बड़ा सेलिब्रिटी से कोई जात पात पूछता है, नहीं, वो कहीं भी किसी कास्ट से शादी कर लेता है। लेकिन गरीब गांव घरों में क्या कहते हैं अलग अलग कास्ट अगर शादी कर लिया तो ओकरा कितना पूरा खानदान के नाम उड़ा दिया, ठीक है, इतना बदनामी कहता है कि उसको खूब बदनामी कर देता है। लेकिन क्या ये बदनामी है, ये तो बदनामी नहीं है। तो पैसे वाले करे तो क्या कहते हैं नाम हुआ, और गरीब आदमी करे तो बदनाम हुआ। तो ये क्या होता है, पैसे और गरीबी का अंतर। पैसे वाले सही भी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं गलतों करेंगे तो उसको सही कह देगा, और सहियों करेगा, और गरीब आदमी सहियों करेगा तो उसमें भी गलती ढूंढ लेगा। यही समाज है। तो हमें समाज को बदलना होगा तो सबसे पहले गरीब वर्ग के लोग जो है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें इतना पढ़ना, उनको पैसा कमाना होगा, और पैसा कमाने के लिए तो बाप दादा का कोई क्या कहते हैं अल्लाह दिन का चिराग खजाना नहीं रखल है, तो पैसा कैसे कमाएगा, तो बढ़िया जॉब करेगा, बढ़िया नौकरी करेगा तब न कमाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के व्यक्तियों के लिए, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा अमृत के समान है, जो उन्हें समाज में क्या करेगा, इज्जत और सम्मान दिलाएगा। नहीं शिक्षित रहोगे तो बउआ कौआ कुत्ता नहीं पूछेगा। तो उच्च वर्ग के अंदर ये सारे कुलीन वर्ग के अंदर आते थे। निम्न वर्ग के अंदर कौन कौन आते थे, तो बोला गया है क्या, कृषक में अधिक जनसंख्या। तो बोला गया है किसान वर्ग के लोग, वो सोचता था क्या खेती करेगा तो 4 गो बाल बच्चा रहेगा, 10 गो बाल बच्चा रहेगा, तो जोन खेत में जाएंगे बिना मजूरे के अपने से धो लेंगे। 1 बीघा खेत के अगर धान काटना है या गेहूं काटना है तो 10 बाल बच्चा बापूस गए, एक बार छप 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 काट के लेके चला है, अपने काट लिए, अपने पीट लिए, मजूर की जरूरत है। तो वो क्या करता था, इस कारण से जनसंख्या बढ़ाता था, लेकिन थोड़ा सा काटता था, लेकिन उस पर खिलाने पिलाने और पढ़ाने में कितना खर्च होता था, तो वो सोचता नहीं था। क्यों, क्योंकि शिक्षा का अभाव था। तो बोला गया है निम्न वर्ग में अधिक जनसंख्या होती थी, निम्न वर्ग के अंदर जमीनहीन यानी जो जमीन ना था, तो बोला गया कि वैसे व्यक्ति जो आते थे कृषक वर्ग, जिसके पास कोई भी जमीन नहीं था, और वह दूसरे का जमीन यानी कुलीन वर्ग का जमीन पट्टा पर लेके उससे खेती करता था। पट्टा पर लेना समझते हो, और क्या कहते हैं बटैया, पट्टा, क्या कहते हैं मन्नी, तेहैया, ये सब समझते हो कि नहीं, नहीं समझते हो। अगर मान लेते हैं हमारा 1 बीघा खेत है, हम अपने क्षेत्र की बात बता रहे हैं,
तो यहाँ पर 1 बीघा खेत अगर आप मेरा ले रहे हैं पट्टा पर, तो उसको आपको साल में आपको क्या करना होगा, 15,000 देना होगा। कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 25,000, कहीं पे 13,000 भी है, वो ज़मीन के एरिया पर डिपेंड करता है। अगर मन्नी हुआ तो बोला गया क्या कि आपको अगर करिएगा तो 10 मन चावल और 10 मन गेहूँ देना पड़ेगा, ये तय होता है पट्टा पर, मन्नी पर। और एक होता है बटैया कि आप मेहनत कीजिए, मेरा खेत है, आप मेहनत कीजिए, जो जो उसमें पूंजी लगेगा, मतलब कि क्या कहते हैं, अगर तेल है, पानी है, खाद है, ये सब लगता है, तो जो पूंजी लगेगा आधा आधा हम देंगे और आपका जो फसल होगा उसमें आधा हम लेंगे। मेहनत आपको करना, खेत मेरा, मेहनत आपका, पूंजी हम दोनों का, और जो होगा फसल उसमें से आधा आधा लेंगे। तो बटैया होता था। तिहैया क्या होता था कि 3 हिस्सा क्या कहते हैं किसान का, और 3 हिस्सा क्या कहते हैं खेत वाले का, और 1 हिस्सा किसान का। तो इस तरह से तय होता था बटैया, तिहैया, अधिया, पट्टा, मन्नी, ठीक है। तो उसी तरह से वो खेती करते थे। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है क्या, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। हम्मर मन है, हम्मर खेत है, तोरा हम 10,000 दे चाहे 20,000 है, कोई रोक सकता है? एगो रील देखे कोई बोलता ही रे है ना कि क्या कहते हम्मर खेत है, कोई हम 10,000 में देवे, कोई बोलता ही रे कुछो है, ठीक है। तो गरीब वर्ग के पास अधिकार नहीं रहता। हमारा मन है तो अबरी खेत तुमको दे दिए, और अगर अगला बार मन हुआ तो तुमको न है तोरा दे देंगे। हमारा खेत हम किसी को दे सकते थे, तो क्या कहते हैं वो अगला जो तुम हमसे खेती ले, तुमको तुम्हारे पास हक है कि ना हम ही लेंगे? कोई हक नहीं है। तो गरीब के पास कोई अधिकार नहीं होता था, ठीक है। फिर बोला गया है यानी यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित है, यानी कि बोला गया है क्या, यूरोपीय समाज जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, कुलीन वर्ग और कृषि वर्ग में, निम्न वर्ग में बटा हुआ था, उसमें काफ़ी असमानताएं थी, मतलब दोनों में कोई समानता नहीं थी। फिर बोला गया है 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्यम वर्ग। 19वीं सदी के बाद क्या बोला गया कि उसी वर्ग में पहले था अमीर और गरीब, अब क्या है, अमीर है गरीब है, बीच में क्या है, ना ही अमीर ना ही गरीब। जैसे कि हमनी सब ना गरीब है ना अमीर है, बीच बिचवा, मिडिल क्लास, ठीक है। तो आज के डेट में अमीर तो वाहवाही में जी ही रहा है और गरीब भी वाहवाही में जी रहा है, ऐसा बात नहीं। रोज कमाया रोज खाया, कोई उसको उस दिमाग में टेंशन ही ना है, टेंशन नहीं ले है ना कि एक आध कट्ठा, एक आध बीघा खरीदाएगा कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं, बाल बच्चा पढ़ेगा कि नहीं। चल जा मुसहरी में रोज दारू चुआया, अब मस्त क्या कहते हैं चुआ के अपना हूँ पिया, जनता को पिलाया, अब खाया, सांझ के मुर्गा बना के खा पी कर सूत गया। उसको जरूरत है कि अबरी अंधर पानी आएगा तो ये टूट जाएगा, फिर मना लेंगे, फिर होगा, उतना ज़्यादा वो टेंशन नहीं ले। लेकिन बीच बीचवा सोचता है कि हम इज्जत को ही बचा के चले। क्या करते हैं, पैसे को ही बचा के चलना है, समाज में इज्जत, तो वो बीच बीच में रहता है। बीच बीच वाला थोड़ा सा दिक्कत में पड़ता है। लेकिन कष्ट की बात करें तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों कष्ट में है, लेकिन ज़्यादातर अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा कष्ट में क्या है, मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास। आगे की ओर चलते हैं। नया मध्यम वर्ग के बारे में बोला गया है क्या था, 19वीं सदी का क्वेश्चन पूछ देगा कि यूरोपीय साम्राज्य के उदय में क्या हुआ, समझ में ना आ रहा है तो कुछ ऐसे कर रहा है का, रह हवा लगता है का रे, कोई दिक्कत तो बोलो, समस्या अगर हो तो क्लासेस में लगे बोलो, उसको फिर से हम समझाएंगे, मेरे पास तरीके बहुत है समझाने के, लेकिन लगे तो कहो, ये नहीं कि मने मने रखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। आ रहा है कंफर्म? चलिए, तो नया मध्यम वर्ग के बारे में बोला गया है, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे। मध्यम वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा है, निम्न वर्ग में अनपढ़ है, उसको देखो अनपढ़ है तो कौन गलत बोल रहा है सही बोल रहा है दुख सुख नहीं लगता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसी को कोई बोल दे, भले पैसा से कमज़ोर है, लेकिन क्या कहते हैं, पैसा अगर नहीं, अगर कोई इंसल्ट कर दे तो उसको लग जाता है दुख, क्योंकि वो समझदार हो जाता है, और समझदार होगा तो कोई किसी का इंसल्ट कर लेगा, सुन लेगा, सह लेगा, नहीं सहेगा, ठीक है। आजकल निम्न वर्ग में भी लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, अगर किसी बैकवर्ड कास्ट को अगर आप उसको अब शब्द करके बुलाते हैं, उससे काम लीजिएगा तो काम, किसी मजदूर को कह रहे कर दे काम तो कर देगा, ए भैया कर द, तब करेगा। इज्जत दीजिए, अगर आपसे उसके काम लेना है ना तो उसको इज्जत देना होगा, ठीक है। अगर नहीं कीजिएगा तो जो तोरा ऐसा ढेर है, हम कहीं ढेर तोर खेत में ना करके दूसरा एक खेत में कर लेंगे, कामे के कमी है, यही बोलता है, आपको इज्जत देना होगा। लेकिन तो वही बोला गया है क्या कि मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, हमारा ऐसा
टीचर, वो में प्राइवेट टीचर, मध्यम वर्ग कितना कष्ट में हम लोग जानते हैं। पढ़े लिखे होने के नाते उन्हें एक समान कानून की मांग यानी उदारवादी राष्ट्रवाद था। बोला गया पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की। एक सुने होंगे 1 रैंक 1 पेंशन, ठीक है, एक चला था कानून। बोला गया है क्या, जो मिडिल क्लास थे उसने कहा कि भाई हम हर तरह से क्या कहते हैं लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो जो उच्च वर्ग है और हम मध्यम वर्ग में है, तो उच्च वर्ग भी पढ़ा लिखा, हम भी पढ़े लिखे, वो भी जो कपड़ा पहनता है वही हम पहनते, जो वो खाता है हम भी वही खाते हैं। यही ना कि उसके पास अगर क्या कहते हैं महीना में 5 लाख कमाता है तो हम महीना में 50,000 कमाते। पैसे का ना दिक्कत है, लेकिन हमें इज्जत क्यों नहीं दिया जाता है? तो इसके लिए एक समय पढ़े लिखे लोगों ने मांग की कि एक समान की मांग कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों एक है, उसमें कोई समानता असमानता नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत की ये बात नहीं है, यूरोप की बात की जा रही है। ऐसा ही अब समाज, वहाँ भी इंसान ही रहते थे, लोग ही रहते थे, यहाँ भी तो लगभग कहानी मिलता जुलता रहता है। तो बस हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों के स्थान को, कि जिससे, क्योंकि वहाँ क्या होता था वहाँ वाला कहानी को लेकर चलेंगे तो हम लोग नहीं समझ, लेकिन उस कहानी को हम अपनी कहानी से, हम अपने क्षेत्र की कहानी से जोड़ के तुलना करके समझाने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत? तो बोला गया है क्या कि इन्होंने मांग किया, तो मध्यम वर्ग क्या था, पढ़ा लिखा वर्ग था, गरीब था, लेकिन वो क्या था, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था। जैसे कि आज हमारा जो समाज है, हम लोग सभी जितने भी बच्चे हैं लगभग सभी क्या कहते हैं, मिडिल क्लास से, मध्यम वर्ग से आते हैं। एक लिमिट से, एक सर्वे में बताया गया था क्या कि 50,000 जिसका इनकम क्या कहते हैं 50,000 महीने का है, 30,000 महीने का है, 1 लाख तक अगर महीने का है, तो वो भी क्या कहते हैं मध्यम वर्ग में ही आता है, वो भी अमीर के वक्त में नहीं आता। कुछ लोग सोच लेता है कि हमारा 1 लाख के महीना आता है तो हम अमीर हैं, हाई क्लास में आ गए। नहीं, 1 लाख महीना कमाएगा तो तुम मध्यम वर्ग में ही आता है, ठीक है, इतना जान लो। अगला एक टॉपिक आता है इसमें, उदारवादी राष्ट्रवाद। ये क्या था? तो बोला गया है क्या, उदारवादी राष्ट्रवाद में, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। बोला गया है क्या कि अगर लोग चाहा तो मान लेते हैं, हम कहें कि भाई पैसे में तनी कम है, लूर हमारे पास ज्ञान है, कपड़ा लत्ता खाना पीना सब है, तो क्या कहते हैं हम लोग को भी समान इज्जत मिलना चाहिए। आज देखो इसका ही कारण क्या है, समान विचारधारा आया, क्या कहते हैं उदारवाद का नीति ही आया कि आज मंदिर में सभी कास्ट के लोग जाके पूजा करते हैं। कोई रोक टोक है? नहीं है। पहले रोक टोक तो बोला गया क्या कि तो हम जैसे सोचे तो हम अपने यार दोस्त से कहें, वो उसको कहा, उसको कहा, इस तरह से पूरे समाज में ये बात फैल गया। जब एगो कोई मांग कोई कहे तो उसको बात को कोई अनसुना करे, लेकिन एक पूरा समाज संग्रह होके और कहे कि नहीं हम सहमत, हमने बताया था संग्रह करके क्या कहते हैं सही और गलत का फैसला लेना, प्रीवियस क्लासेस में बताए थे ना। तो उसी तरह से क्या कहते हैं पूरा समाज का कि नहीं हमें भी समान अधिकार चाहिए, तुम जिस मंदिर में पूजा करते हो उस मंदिर में हमको भी पूजा करना है, तुम जहाँ पे जाते हो हम भी जा सकते हैं, हमको रोक टोक नहीं होना चाहिए। अगर किसी तुम बड़े होटल्स में जाते हो और खाते हो, अगर मेरे पास पैसा है तो हम भी वहाँ जाएंगे खाएंगे, तुम हमको रोकोगे नहीं। समान की भावना, तुम भी जाके पैसा देकर किसी मान लेते हैं मौर्या होटल, ताज होटल में 5,000 में 1 कप चाय मिलता है, तो वहाँ पर हमारे पास 5,000 है, हम गरीब हैं, तो हम जाएंगे तो हमरा भगा दोगे? नहीं, हम भी 5,000 दे के चाय पी रहे हैं, तुम भी चाय पी रहे हो तो हमको भी पीने दो, हमारा शौक है, हम क्या नहीं करेंगे। अगर कोई जाए ताजमहल देखने या कहे कि तुम गरीब हो ताजमहल मत देखो, माता रानी वैष्णो देवी का दर्शन करे जाए कहे तुम गरीब हो तुम दर्शन नहीं करो, तो गलत है ना। तो उसने आवाज़ उठाया और एक आंदोलन का विकास हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उदारवाद नीति के विचारधारा, राष्ट्रवाद के कारण क्या कहते हैं उदारवादी का विचार। उदारवादी का हमने बताया था स्वतंत्र रूप से, संपूर्ण रूप से क्या हुआ, इस तरह की बातों का चला। आगे चल के बताया गया इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इस समान हक के लिए ही 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि कैसे कैसे हुआ था एक स्टेज में। तो 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। किसके लिए? तो उदारवादी राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए, उदारवादी राष्ट्र का निर्माण के लिए। आगे चलते हैं। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण यानी चीजों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, और लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। इसमें क्या किया गया कि
एक देश से दूसरे, मतलब कहा गया है क्या कि अगर हम बिहार में हैं, ठीक है, तो बिहार में अगर आप क्या कहते हैं गौरीचक में सामान लेके आ रहे हैं और आप जाएंगे क्या कहते हैं गौरीचक में जाके और अलावलपुर में आप सामान बेचे जाएं, तो अलावलपुर के क्या कहते हैं अमीर लोग कहे रे रे सुन सुन, तब तो गरीबा बेचारा का कह साइकिल पर लेके जाता है बेचे, रे का भैया तो का चले रे सामान बेचे। तो अगर मान लेते हैं अगर वो बेच रहा है कौची, और एग्जाम्पल क्या बेचता है फेरी पर, लड्डू कद्दू, चलो कद्दू बेचने गया, तो वो अमीर कहा है कि तो चल गांव में बेचे के एगो दूगो कद्दू तो टैक्स लगा, ये गलत है ना, ठीक है। तो नियम बना उस समय कि अगर एक राज्य में एक गांव से दूसरे गांव, एक जिले से दूसरे जिले में अगर सामान बेचा जाए तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान ले जाइएगा तो वो दूसरा राज्य वाला जो बेचने जा रहा है उस पर टैक्स लगाएगा, कितना लगाएगा उसका अलग चर्चा है, लेकिन उसका टैक्स लगेगा कि अगर मान लेते हैं कि 5,000 का सामान अगर बेचिएगा तो उसमें से 50 रुपया उस राज्य को टैक्स देना होगा। लेकिन एक जिला से दूसरे जिला में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में बेचा गया, एक गांव से दूसरे, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा था। दूसरे बात आया क्या कि इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था, क्या था, जॉल बेराइन। ये क्या था, एक संगठन था, इसका काम ही था क्या कि क्या किया जाए कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो टैक्स लेगा, और राज्य के भीतर अगर सामान का खरीद बिक्री किया जाएगा, बेचे जाएगा या व्यापार किया जाएगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग देखेंगे। कहा जाएगा क्या कि क्या कहते हैं उदारवाद के विकास के लिए कौन सा संगठन बनाया गया, जॉल बेराइन, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं, बोला गया जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। शुल्क अवरोध मतलब कि अगर मान लेते हैं नियम बना कि अगर पटना से जाके आप सारण जिला में जाके सामान बेचिएगा तो आपको क्या कहते हैं, आपका बीके चाहे नहीं जाइएगा बेचिए, आपको 500 रुपया देना होगा। जैसे ये कभी कभी देखते हो, कभी सुने होगे तुम लोग कि अगर कोई व्यक्ति अगम कुआं से सामान साग सब्जी ला के गौरीचक बेचेला या संपाचक बेचने के लिए आता है तो वहाँ पर क्या होता है, लोग टैक्स लेता है कि अगम कुआं से सामान ले तो वो गाड़ी वाला से क्या होता है, लेता है पैसा, रंगदारी टैक्स को या जो भी कहो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ टैक्स यहाँ पे था, लेकिन उस टैक्स को ख़त्म किया, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि नियम तो था टैक्स लेवे के। अगर कमेटी गठित नहीं होगा तब सरकार नियम लागू कर देगा, कोई देखे वाला नहीं है। दारूबंदी सरकार लागू कर दिया, कोई देखे वाला नहीं है, तो दारू चल नहीं रहा है, ठीक है। पर प्रशासन भी देख रहा है कि दारू बेच रहा है, तैयो प्रशासन क्या कर रहा है, पैसा ले लेके छोड़ रहा है, पैसा ले लेके छोड़ रहा है, नहीं कर रहा है। ये तो अगर देखने वाला रहे, अगर चाहे प्रशासन तो दारू बंद कर दिया जा सकता है, लेकिन क्या दारू बंद हो रहा है, पैसा ले लेके काम हो रहा है। जोन थाना रोक रहा है 20 बोतल पकड़ेगा तो 20 बोतल में क्या लिखेगा, क्या 18 बोतल पकड़ा गया, 2 बोतल कहाँ गया रे, तो दरोगा जी के पेट में घटाक घटाक पी लिए, लिख दो 18 बोतल लिखो, 20 बोतल कहाँ पकड़ा है। सबसे ज़्यादा दारू अगर देखना है तो थाना में चल जाओ, बहुत सारा दारू पकड़ ले रहता है, मनमाना पीता है वो लोग, और यहाँ पर आम जनता को रोके हुए है। तो यही है दुनिया, यही है करप्शन। फिर बोला गया मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, इसमें पहले 30 से ज़्यादा थी। फिर बोला गया है संख्या में ही बदलाव आया है। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते हैं। देखो नेपोलियन कितना रार था। देखो अगर क्या कहते, आज क्या है, हम लोग अपने मुखिया का, विधायक का, सरपंच का, मुख्यमंत्री का या किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, होता है, तो क्या वहाँ पे है कि गांव के अमीर लोग वोट देगा, गरीब लोग नहीं देगा, सब देगा, ठीक है। ऐसा ही समाज पहले हमारे समाज में था कि क्या कहते हैं, मुखिया का इलेक्शन हुआ ना तो क्या कहते हैं, ताकतवर व्यक्ति का गया और जाके अपने से मार ठप्पा अपने मन से जकरा मन दे दिया, जिसको बोलते थे बूथ कैप्चर, ये होता था। और जकरा पास पैसा है, बाहुबली है, वो क्या होता था, मुखिया बन जाता था। लेकिन आज क्या होता, बूथ कैप्चर होता है। पहले गरीब बन जाता था वोट देवे, ताकि वोट देवे ये मालिक जो तो धोदलू वोट, वो केकरा दी तोरा कोई मतलब नहीं है। तो नेपोलियन भी ऐसा ही कुछ रारपना कर किया था। उसने नियम बनाया क्या कि वोट तो पड़ेगा, लेकिन अमीर आदमी वोट देगा, गरीब को वोट देने की जरूरत नहीं है। तो अमीरे का साथ देगा ना, गरीब का साथ देगा। कोई ऐसा अमीर तुमको दिखाई दिया है आज के समाज में जो गरीब का साथ देता है?
कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति दिखाई दिया है जो कमजोर का साथ देता है? बस किताबों में ऐसा होता है कि गरीब मजबूत भी कमजोर का देखा जाता है। कुछ कुछ महान लोग थे जो कमजोरों का साथ दिए। तो वास्तविक में जनरल जिंदगी में क्या है, ये आज के समय में किसी कमजोर को कोई क्या कहते हैं मजबूत आदमी सहारा नहीं देता है। एक आध को कोई एक्सेप्शन दे देता है तो दे देता है, अलग बात है, नहीं तो बढ़ने वाले को बढ़ाता है, घटने वाले को और घटाता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ना क्या कहते हैं नियम कानून उस पर लाद दिया गया है। क्या किया? तो नेपोलियन ने कुछ ऐसा ही किया था, अपने मन से क्या किया, नियम बना दिया कि अमीर लोग वोट देगा, गरीब को तो लूरे नहीं है, वोट काला देगा, तो अपन घरे रहो। ये गलत था, लेकिन नेपोलियन का राज था, वो अपना मन का करता था। अगला आता है जोल्बेराइन के बारे में चर्चा करते हैं कि था क्या। तो बोला गया है क्या, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। बोला गया है, पूछा गया कि जोल्बेराइन क्या है, तो जोल्बेराइन क्या है, एक तरह का क्या है, शुल्क संस्था है, शुल्क संघ है, शुल्क संस्था है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1834 में हुआ था। ठीक है। फिर बोला गया इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोध समाप्त कर दिया गया था और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी। बोला गया है क्या कि जोल्बेराइन जब आया तो क्या किया गया, एक राज्य में अगर सामान अगर बेचे जाएगा तो उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगता था, टैक्स को माफ कर दिया गया था और उसमें रुपया की संख्या जो मुद्रा था, मुद्रा को 2 भागों में बांट दिया गया था। पूछा जाएगा कि जोल्बेराइन के समय मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था। जोल्बेराइन संघ कब स्थापित किया गया? तो 1834 में। इसमें क्या किया गया था, तो राज्यों के अंदर लगने वाले टैक्स को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आते हैं आगे की ओर, इसी में बताया गया है जो पहले 20 से भी अधिक थे, यह संघ जर्मन से आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। बोला गया है कि जर्मन से आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था जोल्बेराइन। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतर जो क्या कहते हैं सदस्य थे वो कौन थे, जर्मन राज्य ही शामिल था, इसीलिए क्या बोला गया है, जर्मन का एकीकरण का प्रतीक था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन जो है जर्मन के एकीकरण का प्रतीक है, तो कौन है, जोल्बेराइन। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या कहते हैं इनमें से कौन है जो एकीकरण, जर्मन के एकीकरण का प्रतीक था, तो कौन, जोल्बेराइन। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन ने वोट देने के लिए किसको चुना था, अमीरों को, गरीबों को, दोनों को, कि इनमें से कोई नहीं, तो अमीरों को है। ठीक है। वहां पर अमीरों के जगह पे कुलीन वर्ग भी रह सकता है, ध्यान रखना है। तो कुलीन वर्ग मतलब कि अमीर वर्ग। अगला यूरोप में राष्ट्रवाद। तो बोला गया है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। बोला गया है क्या कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकेगा कि क्या कहते हैं यूरोप के राष्ट्रवाद में, यूरोप की जो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद की जो चेतना, यानी फ्रांस, उसको क्या कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आंसर आएगा क्या, फ्रांस से। फ्रांस रहेगा, चीन रहेगा, जर्मन रहेगा, कोई सा ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान में रखना है कि कहाँ से हुई थी, फ्रांस से। ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है। अब आते हैं, एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में पूछता है क्या कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएं। क्या बताया जाएगा, तो क्या कहा गया है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। जब 1789 क्रांति से पहले क्या था, वहां पर राजतंत्र था। एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। तो अभी हमारे भारतवर्ष में कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। ठीक है। लोक मतलब जनता, जनता के लिए जनता द्वारा एक किसी नेता का चुनाव होता है। ठीक है। तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में कौन सा तंत्र था, राजतंत्र था, यानी राजा था, पूरे साम्राज्य का एक राजा था, अब बाकी सब प्रजा था। राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब समाज ऐसा नहीं रहा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। ठीक है। तो आगे चल के वही बोला गया है कि निरंकुश शासन का अंत हुआ। बोला गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
यूरोप में निरंकुश शासन का अंत कब हुआ? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यूरोप में राजतंत्र का कब अंत हुआ? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है क्या कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए, जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना थी, पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन के प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया गया, जिसमें 1804 के नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता संबंधी विचार उदारवाद के करीब जुड़े थे। बोला गया है क्या, जब फ्रांसीसी क्रांति आई तो उस समय नेपोलियन का जो राजा था उसके बहुत सारे विचारों में सुधार। अब क्रांति हुआ, हम कहेंगे अगर पूरा समाज में अगर कहा जाए कि क्या कहा जाए कि अगर कोई चीज़ चल रहा है तो कोई गरीबों को सता रहा, दलितों को सता। आज के डेट में क्या है, महादलित क्या कहते हैं, हरिजन कोट बन गया। हरिजन को लोग सजा, हरिजन में क्या कहते हैं, हरि का जन, मतलब हरिजन को कहा जाता है, मतलब जैसे कि बहुत सारे कास्ट में, जैसे कि क्या कहते हैं, चमार मुसर, इस तरह के कास्ट लोग जो आते हैं हरिजन में आते हैं। तो बोला गया उसके लिए क्या है, दलित का कानून बनाया गया कि अगर कोई, अगर आज हमारे समाज में एक कानून बना है कि अगर क्या कहते हैं किसी चमार जाति के लोग के अगर तुम कह दो रे चमार तो तुम पर केस कर देगा, नहीं कर सकते, ये कानून है। आप किसी को जाति से संबोधित नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में मानवाधिकार है कि किसी व्यक्ति को किसी जाति से संबोधित नहीं करते। हम लोग मजाक में किसी को तो बोल देते हैं, दोस्त यार में बोल देते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो कह देगा कि अगर रिकॉर्ड कर ले कि हमरा ऐसे कहता है, आप पर केस हो जाएगा। किसी को आप किसी के जाति से संबोधित नहीं कर सकते। उसको जाति से क्या समझ, उसका नाम नहीं है, ठीक है। किसी को उसके नाम से पुकारना है, उसके जाति से नहीं पुकारा जा सकता, उसका अपमान माना जाता है, ठीक है। बहुत सारे बोला गया है फ्रांसीसी क्रांति में, क्योंकि सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इसी क्रांति के दौरान राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय का मतलब हुआ कि सब लोग कहा कि नहीं ये जो कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे, आंदोलन कर दिया। तो जब सारा समाज आंदोलन अगर चाह जाए कि मोदी जी हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री है, अगर जनता आज चाह जाएगा तो रातों रात 24 घंटा के अंदर मोदी जी को हटा सकता है। रातों रात चाहे तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा सकता है। जनता में इतना पावर होता है, कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, इसको हटाओ, जो कोई उपाय नहीं। एगो फिल्म देखे हो सीएम भरत, कभी देखना, उसमें क्या कहते हैं, सीएम को अच्छा सीएम होता है उसको हटा देता है, तो आम जनता दम जाके सब विधायक अपन विधायक कहता है कि बनाओ ओकरा सीएम, और न तो तोरा वोट नहीं देंगे, तोरा टपे नहीं देंगे। अंतिम में सब विधायक जाके जो मुख्यमंत्री अगला जो बन जाता है मुख्यमंत्री, उसको कहता है कि ना आप हटिए, ओकरे बने दीजिए, नहीं तो हमारा जनता वोट नहीं देगा, हम विधायक नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो अंतिम में क्या करते हैं, हक हार के क्या कहते हैं, फिर उसी को क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो अगर जनता चाह जाएगा ना, एक आंदोलन पे आ जाए, अपनी पे आ जाए, तो ये चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई हो, किसी की कोई हस्ती नहीं है। जनता में इतना पावर है। लेकिन वो पावर कब काम आएगा, जब हम, क्या कहा जाता है, एक चना भार नहीं फोड़ता है, तो क्या अकेले कुछ कर सकते हो। आपको चाहिए सामूहिक रूप से। जैसे कि अगर हम बोल दिए, हमको आनंद बोला कि सर हमको नोट्स लिखवा दीजिए, सब कहेगा कि ना हमारा नोट्स ये लिखाइए, तो अंतिम में हमारा कोई हस्ती है नहीं, अंतिम में कहाँ बउआ लिख लो, यही ना होगा। लेकिन ये को बोला 4 को है कि ना हम तो लिख लेंगे, तो काम कहानी खत्म। तो इसीलिए किसी भी आवाज़ को उठाने के लिए क्या कहते हैं, पहले समूह तैयार करो। जब समूह तैयार हो जाएगा तो फिर हमारा कोई हस्ती है। जब सारे बच्चे चाह जाएँ कि ऐसा हो जाए, अगर कोई सारे बच्चे कहे कि नहीं, कि आज ऐसे कोई बच्चा है कि सर हमको दिन में पढ़े में दिक्कत होता है, 3 बजे भोर में बुलाइए फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहें कि ना रे 3 बजे भोर में हम सुतले रहते हैं, लेकिन सब बच्चा कि हम 3 बजे भोरे में आएंगे, तो हम कहें ठीक है बउआ आओ 3 बजे भोर में। क्योंकि अगर जनता जनार्दन का आवाज़ क्या होता है, ईश्वर का आवाज़ होता है, उसका ना सुनोगे तो बच पाओगे। इसीलिए यहाँ पर भी सबने समूह बनाया, और समूह बना के एक साथ नारा किया कि नहीं हमें अपना अधिकार चाहिए, और यहाँ पे संशोधन चाहिए। और इस क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान काफ़ी सारे सुधार हुए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या, सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। टाइम कितना हुआ, बस 2 मिनट है, अरे बड़ा जल्दी खत्म हो गया। चलिए वाला टॉपिक को ख़त्म करके छोड़ते हैं। आज नहीं लग रहा है कुछ जल्दी समय बीत गया, तुम लोग को नहीं लगा?
हमारा लगा कि तुरंत समय बीत गया। सामूहिक पहचान बनाने के उठाए गए कदम, बोला प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो बताया गया प्रत्येक राज्य से क्या कहते हैं, एक स्टेट जनरल, मतलब एक राज्य से किसी को एक को, मान लेते हैं कि पूरा देश को एक करना है, तो एक राज्य से किसी एक को नेतृत्व करने के लिए चुन गया कि उसके साथ जितना भी जनता जुड़ा हुआ है उसका सारा आवाज़ आप एक को कोई बताइए। अब कोई भी हल्ला करे और 10 गांव का आदमी कहीं असेंबली में एक जगह आके मिल जाए और 10 गांव का आदमी हाँ हाँ करे तो कोई बात सुनने में सुनाई पड़ेगा नहीं, तो कहेगा कि आप अपने वो गांव से वो नेता को चुनिए और उसकी बात को वो आके हमको कहेगा। 10 गांव का एक आदमी आकर अपना अपना बात कहेगा, 10 आदमी का सुनना संभव है, लेकिन 10,000 व्यक्ति का सुनना संभव है नहीं। तो ऐसे ही क्या किया गया कि एक करने के लिए, सामूहिक पहचान बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक नेता को चुना गया और वह क्या कहते अपने पूरे राज्य का नेतृत्व करेगा, और करते करते एक पूरा संगठन किया गया। दूसरा बात, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। उस समय क्या किया गया, फ्रेंच भाषा को, जैसे हमारे देश के हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, तो उसी प्रकार से वहां कर फ्रेंच भाषा को क्या घोषित कर दिया गया, कहाँ का, यूरोप। यूरोप की बात अभी हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप की कहानी न चल रहे हैं जी, ध्यान रखना है, रह खो जाते हो का तुम लोग। अगला, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। मतलब एक क्या कहते हैं, व्यवस्था बनाया गया जिसमें सबको बताया गया कि आपका ये अधिकार है। जैसे अभी हमने बताया ना कि किसी को जाति से संबोधित करोगे वो भी वो केस है, क्राइम है। अभी कितना चल जाओ किसी गांव में और किसी से 10 गो से पूछोगे ना, तुम्ही लोग को नहीं पता था, पता था पहले से, तो ये कानून है, किसी को आप जाति से संबोधित नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके लिए अगर हर गांव में जाके क्या कहते हैं, कोई दलित परिवार के लोग जो है वो शिक्षित हुआ जाके वो बताए तो उसको कोई अलबला सकता है, या कोई केस करना नहीं, जाके हरिजन कोर्ट में केस कर दो। लोकल केस अगर कोई नहीं हो ले, अगर कोई हरिजन जाति से बिलोंग करता है, दलित जाति से बिलोंग करता है, अगर उसको सता रहा है तो उसका एक अलग कोर्टे बनल है, हरिजन कोर्ट, वहाँ जाके केस करो, तुरंत सुनवाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए सब लोग एक बात जानता है, नहीं जानता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक गठित गांव-गांव में मीटिंग बुलाया जाएगा और उसको इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चल रहा है ना, चलता है ना स्लोगन, तो क्या होता है, तो उसके लिए क्या है, एक आंदोलन चल रहा है। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, नाटक कर करके सुनाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, बच्चों को, जिसके यहाँ बेटा है बेटी है तो सोचा है बेटा होने के लिए बेटी को भ्रूण हत्या कर रहा है, मतलब पेट में ही उसको मार देता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे क्या कहते हैं कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो कार्यक्रम से क्या होता है, लोगों को ज्ञान दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर क्या किया गया, एक व्यवस्था लागू किया जिसमें सबको समान कानून का जानकारी दिया गया, उसके बारे में बताया गया, अनुभव कराया गया कि आपके अंदर एक कानून आ जाएगा तो आपको क्या, अगर किसी तमार जाति के लोगों को, मुसर जाति के लोगों को पता रहेगा कि हमारा कोई जात से बार बार, क्योंकि अगर कोई उसको कहता होगा रे चमड़ा तो कितना खींच बढ़ता होगा, हमारा नाम नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या, अगर उसको जानकारी होगा कहाँ पे केस करना है, तो अगर कोई कहेगा तो कि देख अगला बार कह दिले, अगला बार का मजा केस कर दो, तो यो कह देगा, जाके केस कर देगा, तो एक को जेल होगा, तो अगला बार किसी को हिम्मत होगा उसको, किसी व्यक्ति को उस नाम से पुकारने के लिए नहीं होगा। तो कानून की जानकारी हमें हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर किसी रास्ते में जा रहे हैं और कोई लड़की जा रही है रास्ते में पढ़ने, अगर कोई लड़का क्या करता है उसको छेड़ देता है तो लड़की घबरा जाती है, कुछ ने जाके एक बार केस कर देना, तरेगन लग जाएगा लड़का को। एक कानून है। आप किसी को क्या करते हैं, किसी का सुनते हो सेल्फी ले लेता है लड़का लड़की, क्या होता है, चलो दोस्त बना था, सेल्फी ले लिया और सेल्फी लेके और फेसबुक पर वायरल कर देता है, उस पर केस हो जाएगा। हमारा फोटो आप अभी पढ़ा रहे हैं, हम आप खींच लीजिए और आप अपने मोबाइल से अपलोड कर दीजिएगा, हम क्या कहते हैं सोशली नहीं कि बिना हमसे पूछे हुए, तो आप पर हम केस करेंगे, चाहे वो गंदा फोटो हो या नहीं हो, केस हो जाएगा आप पर। हमारा फोटो हमसे ही पूछ के आपको अपलोड करना होगा सोशल मीडिया पे, अगर बिना पूछे कर दिए, बिना मर्जी के, तो आप पर केस हो जाएगा। आपका फोटो अगर हम कर दिया, अगर आप केस करें तो हम पर केस हो जाएगा। बिना इच्छा से किसी को कुछ नहीं आप कर सकते हैं। अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है और क्या कहते हैं उसका शादी होकर माई बाप कर रहा है, थाना में जाके केस करे तो माई बाप को जेल हो जाएगा। ये बात है, कहा कि माई बाप पर केस होगा, काहे नहीं होगा, उसका अपना मानवाधिकार है, उसको पहले आप उसको नहीं कर सकते। हर लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार है। जैसे ही 18 साल हो जाएगा ना,
तो उसको अपना चुनने का अधिकार है, चाहे वो किसी से शादी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक कानून उसको जानकारी होनी चाहिए। अब कोई सुनेगा गार्जियन ना हमारे वीडियो तो कहेगा गरीब पे करेगा, ये मास्टरवा बहकावी थे हमारे बाल बच्चा के। लेकिन कानून है, जानना तो जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि 18 साल से कई बार हमारे क्लासेस में बच्चे 8 क्लास में पढ़ते रहते हैं, 7 क्लास में पढ़ते रहते हैं, और वो क्या कहते हैं, उनका शादी हो जाता है। तो क्या किस काम का, किसी काम का नहीं है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 साल 19 साल के बाद ही बच्चियों का शादी होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। अतिरिक्त आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दी गई और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब बोला गया है क्या कि निर्यात आयात एक राज्य के भीतर अगर हो रहा था तो एक एक्स्ट्रा जो शुल्क लगता था उसको माफ कर दिया गया। और क्या कहते हैं उसमें छूट, जैसे बोला कि भार और माफ की मांग, मतलब कि अगर आप नहीं चुकाते हैं या करते हैं तो उसमें कैसे संशोधन किया जाएगा, उस पर भी कई तरह की चर्चा की गई और उसमें भी संशोधन किया गया, मतलब सुधारा गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया स्कूल और कॉलेज के छात्राओं द्वारा भी समर्थन दिया गया। इस तरह का क्रांति जो हुआ तो छात्राएं भी, क्योंकि अगर किसी का समाज में अगर आंदोलन को अगर सार्थक कराना है तो सबसे पहले विद्यार्थी का होना, सम्मिलित होना जरूरी है। अगर विद्यार्थी जो स्टूडेंट पावर है, जो यूथ पावर है, उससे ज़्यादा अगर ये चाहे तो पूरे समाज को बदल दे, उसमें बहुत शक्ति है। आप लोग यूथ हैं, चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम तो बुराइएगा, आप लोग यूथ हैं और आप लोग चाहें तो क्या करते हैं, एक समाज को बदल सकते हैं। तो जो क्रांति हुई उसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट लोग ने भी काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काफ़ी भाग लिया। ऐसे ही नहीं यूरोप का समाज बदल गया, साम्राज्य बदल गया, पूरा नियमा कानून बदल गया, क्योंकि सबने मिलकर एक साथ मिलकर क्या कहते हैं, आवाज़ उठाया कि ये गलत हो रहा है, इस गलत को सुधारा जाए, गलत को हटाया जाए, तभी जाके हमारा समाज बढ़ेगा। क्योंकि आज ये सच्चाई है कि अगर हमारे समाज को, चाहे हमारे भारत देश की ही बात क्यों न किया जाए, हमारा समाज तभी विकसित होगा जब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तीनों मिलकर काम करेगा, तभी जाके क्या होगा, समाज आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हम लोग इसमें भेदभाव करेंगे तो कभी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ा। आज हमारा बिहार अगर पिछड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जात पात के पीछे पगलाए हुए हैं। हमर जात के आदमी हमर गोतिया है, हमर भाई है, इसके पीछे पागल है, तो समाज कहाँ से विकसित होगा। इन सब चीज़ों से ऊपर करके सामाजिक, क्योंकि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो समाज के बारे में अगर सोचे तो सब मिलके तो समाज का विकास कर सकता है। तो आने वाली पीढ़ी जो पीछे आ गई है पीढ़ी, हमारे दादाजी थे, बाबूजी थे, वो जो सोचे, लेकिन हम जो है आज की पीढ़ी है, तो क्यों ना उसमें नया बदलाव लाया जाए कि आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। आज आपको जो पैसे का, जो पढ़ाई से में, लिखाई में या घूमने फिरने में जो पैसे की किल्लत होती है, आप क्या चाहें कि आपके बच्चे आए तो उसको भी वही दिक्कत हो, नहीं ना। तो आज आप अच्छा करेंगे तो भविष्य में आपके बच्चे आराम करेंगे। आज आप बुरा करेंगे, बच्चा सोच रहा है ना, तुम सोच रहे हो ना कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम ही ना पढ़े, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे आने वाला पीढ़ी गलती कष्ट झेलेगा। तुम्हारी अगली पिछली पीढ़ी अगर काम नहीं किए तो आज तुमको कष्ट। अगर मान लेते हैं आपके पिताजी बहुत अच्छे से जॉब पढ़ लेते और बहुत अच्छे से जॉब पे रहते, तो क्या आज आपको पैसे की दिक्कत होती नहीं होती। लेकिन आज अगर आपके उसी जो गलती आप सोच रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन वो गलत है, तो क्या आज आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप गलत नहीं है, आप भी वही गलती कर रहे हैं। तो आने वाला अगला बच्चा भी कहेगा आप तो थोड़ा सा माई बाप का सुनू ले रहे हैं, अगला पीढ़ी तो आपको गलिया देगा जी कि कौची कर लखी, सब तो बर्बाद कर देला। इसीलिए अगला पीढ़ी का गाली न सुनना पड़े, इसीलिए आज बउआ पढ़ लो, आप बैठ के घरे 2-3 घंटा आनंद लिखल करो, समझा ना, न तो गड़बड़ा जाएगा, घरे पढ़वे नहीं करता, बैठवे नहीं करता। बाकी हम लोग जो है अगला जो है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषता जो है वो पढ़ा दे भैया का, थोड़ा सा तो है। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषता जो है भी क्या है, तो बताया गया है क्या कि इसमें क्या संविधान की आधारित शासन थे। फिर दूसरा बताया गया है क्या, समानता था, सबके पास एक सब इसके आधार पर सब समान था, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं था, सब स्वतंत्र रूप से जी सकते थे, बंधुत्व जैसे विचार थे, बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाई बंधु जैसा था। अगला क्या था, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बना। फिर नेशनल असेंबली का गठन भी हुआ इसी समय। फिर आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गया, हमने बताया था कि एक राज्य के अंदर शुल्क समाप्त कर दिया गया। और माप तौल की एक समान व्यवस्था हो गई, यानी कि आप अगर 1 केजी तो अगला भी 1 केजी, ये नहीं कि तोर सामान ज़्यादा महंगा हमारा सामान सस्ता है, दोनों का मतलब सामान का वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना गया, यानी कि कहा गया है क्या
कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। कहाँ? पटना में कि गौरीचक में? यूरोप में। अवरी सही जवाब दिया है। बाकी अगला टॉपिक हम लोग नेपोलियन का शासनकाल अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है।